वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। वेलकम टू माय आज हम लोग पढ़ेंगे 16th सेंचुरी सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर एनईपी इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड। तो ये मतलब खाली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के पीजी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मतलब उन लोगों के लिए खाली नहीं है जो यूजीसी नेट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग अगर वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट पीजी स्टूडेंट के लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, नोट्स भी यहाँ पे मिलेगा। और यूजीसी नेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। सो 16th सेंचुरी सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो इस फर्स्ट पेज में आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि मतलब 16th सेंचुरी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है इंग्लैंड में। रेनासा आइडियाज, रिफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग मोनार्क, एक्सप्लोरेशन, ग्रोइंग नेशनल प्राइड, all those things you can see in a social and political background. And also Elizabethan era is known as the golden age, or the people considered, the historian considered Elizabethan as the golden age of English literature. इसमें देखो रेनासा एंड ह्यूमनिज्म है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मतलब इस सेंचुरी में हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास उसका भी जो हम लोग जो 14th सेंचुरी पढ़े हैं उसका आपका क्या है प्लेलिस्ट में है, मेरे चैनल में आप लोग देख सकते हैं। तो 14th सेंचुरी में जो हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो बड़ा गैप था, उसके बीच में एक मिडिल क्लास का एमर्ज में राइजेस हुआ है इस 16th सेंचुरी में। ये सब आप लोगों इसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखते हैं तो ट्यूडर डायनेस्टी होता है जो कि 1485 टू 1603 इसमें एलिजाबेथन आते हैं। और ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्टेड होता है कहाँ से, हेनरी 8 से। और बैटल ऑफ बोस्वर्थ जो 1485 हुआ था उसी से ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हुआ है। फिर ये जो बैटल हुआ था वो एंड हुआ था वॉर ऑफ रोजेस से। फिर एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग मोनार्क। फिर अगर हम लोग हेनरी 8 को देखते हैं 1509 टू 1547 जो कि रॉयल अथॉरिटी थे। फिर ब्रोक द अवे फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च। फिर हम लोग देखते हैं एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 जो कि किंग द सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च। सो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या होता है, किंग जो है चर्च का क्या होता है, सुप्रीम हेड होते हैं। सो वो एक्ट हुआ था 1534 में। फिर एडवर्ड 6 आते हैं 1547 टू 1553 जो कि सपोर्ट करते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म को। मतलब हेनरी 8 में कैथोलिक चर्च का प्रिविलेज था और एडवर्ड 6 में प्रोटेस्टेंट का ज़्यादातर डोमिनेशन था। फिर इंग्लिश बाइबल का प्रमोशन इस पीरियड में हुआ था, एडवर्ड 6 के पीरियड में हुआ था। फिर अगर मेरी फर्स्ट को हम लोग देखते हैं 1553 टू 1558 जो कि कैथोलिसिज्म थे, ट्राइड टू रिस्टोर कैथोलिसिज्म, रीयूनाइटेड इंग्लैंड विथ रोम। उन, उन, उन उनके बाद आते हैं क्वीन एलिजाबेथ। अंडरस्टैंड। सो ये था थोड़ा सा आप लोगों का ओवरव्यू ऑफ दैट 16th सेंचुरी। सो हम लोग देखते हैं डिटेल्स अबाउट योर सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और एलिजाबेथन एज को डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो 16th सेंचुरी जो शुरू होता है 1500 से 1600 वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो 16th सेंचुरी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पीरियड होता है इंग्लिश हिस्ट्री में। इट विटनेस्ड प्रोफाउंड सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंग्लैंड। तो ये मॉडर्न इंग्लैंड का फाउंडेशन
यहाँ पे शुरू होता है। दिस एरा वॉज डोमिनेटेड बाय द ट्यूडर डायनेस्टी एंड coincided with the English Renaissance, the Protestant Reformation, the rise of nationalism, overseas exploration, and flourishing of English literature. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होना स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हुआ था बाय ट्यूडर्स, जो कि आपका हेनरी एट से शुरू होता है। सो intellectual awakening of Renaissance, educational literature could thrive. So this period is especially important in England, English literary history, because it produced writers such as William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, and Sir Philip Sidney. ये थे important writers of 16th century. Then social background अगर हम लोग देखते हैं, the Renaissance and humanism. So the Renaissance, which originated in Italy during the 14th century, reached England in the late 15th century and 16th century. तो 14th सेंचुरी में रेनासा ऑलरेडी इटली में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड को आते आते लेट 15 और 16th सेंचुरी हो गया। It marked a rebirth of interest in the classical civilization of Greek and Rome. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनासा ह्यूमनिज्म, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर हम लोग देखते हैं तो एम्फसाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी, रीजन एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। एंड इट ऑल्सो एम्फसाइज्ड, मतलब रेनासा ह्यूमनिज्म एम्फसाइज्ड एनकरेज्ड क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। लोगों मतलब 16 से जब रेनासा आया तो तभी अवेयरनेस आया लोगों के बीच में कि ब्लाइंडली कुछ भी चीज़ को और अथॉरिटी को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब हमको प्रूफ चाहिए, ट्रूथ चाहिए। देन प्रोमोटेड द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड रेटोरिक, ये सब पढ़ना स्टार्ट किए लोगों। इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी इन लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड साइंस, ऑल दोज थिंग्स हैपन ड्यू टू रेनासा। देन इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, सो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव था। एजुकेशन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, लोगों को समझ में आ गया कि एजुकेशन ज़रूरी है इन लोगों के लाइफ में। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एक्सपांडेड, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी एक्सपांड हुआ। देन स्कॉलर्स ट्रांसलेटेड ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। फिर पीपल बिकेम मोर क्यूरियस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस एंड लिटरेचर। सो ये सब अब सोसाइटी के ऊपर दिखना चालू हो गया। तो जो स्कॉलर लोग पहले ग्रीक और लैटिन पढ़ रहे थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू हो गया था। ह्यूमनिज्म एनकरेज्ड राइटर्स टू पोर्ट्रे, तो ह्यूमनिज्म जो है क्या क्या मतलब इन्फ्लुएंस और एनकरेज कर रहा था मतलब लोगों को इंडिविजुअल इमोशंस, ह्यूमन एम्बिशन, लव एंड ब्यूटी, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल पावर, हीरोइज्म, ये सब को ह्यूमनिज्म एनकरेज कर रहा था। देन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, फिर एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसा हुआ। एजुकेशन इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग ट्यूडर पीरियड, सो ट्यूडर पीरियड में एजुकेशन का डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसका रीजन क्यों लोगों ने एजुकेशन को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिए। रेनासा आइडियल्स एंड करेज लर्निंग, सो रेनासा का मतलब क्या है, रिबार्थ ऑफ नॉलेज। लोग मतलब द पीपल साउट टू व्हाट फॉर स्टडी न्यू थिंग और टू गेट न्यू आइडियाज़। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, उन लोग कुछ ज़्यादा जानना चाहिए, उन लोगों को ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ग्रामर स्कूल इंक्रीज थ्रू आउट इंग्लैंड, यूनिवर्सिटीज सच एज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग। देन wealthy families educated both sons and occasionally daughters, ये सब लोग पढ़ना शुरू किए। सो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एस्टेब्लिश हुआ, तभी तो यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं उन लोग वही यूनिवर्सिटी निकले हैं नहीं। देन रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया उसके बाद। सो लिटरेसी इंक्रीज, ऑब्वियसली लोगों ने पढ़ना चालू किए तो लिटरेसी इंक्रीज हुआ। रीडर्स डिमांडेड मोर बुक्स, राइटर्स फाउंड अ वाइडर ऑडियंस, लोगों को बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी मिले राइटर्स लोगों को।
देन प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सटन इन इंग्लैंड 1476, सो रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन। तो प्रिंटिंग प्रेस जब एस्टेब्लिश हुआ 1476, विलियम कैक्सटन जो इंग्लैंड में हुआ था, ये ऐसा एक का रिवोल्यूशन है कम्युनिकेशन में कि मतलब लोगों के पास जो पढ़ने का मटेरियल था वो पहुंचने लगा। सो क्या उसका इम्पोर्टेंस हुआ, बुक्स बिकेम चीपर। जो बुक हाथ में लिख के जो बेच रहे थे वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, प्राइस उसका बहुत था, तो लोगों ने अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ, मल्टीपल उसका प्रिंटिंग निकला, तो ये चीपर रेट में मिलना शुरू हुआ, तो लोगों ने बुक्स पढ़ना चालू किए। देन नॉलेज स्प्रेड क्विकली एंड इंग्लिश रिप्लेस्ड लैटिन इन मेनी पब्लिकेशंस। लिटरेचर became available to ordinary people. Literacy impact, poetry and drama reached larger audiences. Writers gained recognition. Standardization of English language began. So ये सब उसका इम्पोर्टेंस है। प्रिंटिंग प्रेस जब हुआ तब ये सब चीज मतलब दिखाई देने लगा सोसाइटी में। द नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास। तभी मिडिल क्लास लोगों का क्या होता है, ग्रोथ हुआ। मतलब कुछ जानकारी उन लोगों को मिलने से तो उन लोग फिर डेवलप करेंगे ना। तो जब एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे उन लोग को इकोनॉमिक का भी कुछ आइडिया आने लगा। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स भी उस टाइम में 16th सेंचुरी में चलने लगा। न्यू सोशल ग्रुप्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, सिग्निफिकेंट स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, ये सब लोगों का एमरजेंस हुआ इस टाइम में, मतलब 16th सेंचुरी में। देन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो मिडिल क्लास गेंड वेल्थ एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दे सपोर्टेड एजुकेशन एंड लिटरेचर, दे बिकेम रेगुलर थिएटर ऑडियंसेस। सो ऐसे होके मतलब मिडिल क्लास लोगों का भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। देन अर्बनाइजेशन के बाद अगर हम लोग करते हैं तो लंदन बिकम वन यूरोप्स लार्जेस्ट सिटी। यूरोप का सबसे बड़ा सिटी लंदन बन के खड़ा हुआ। उसका काजेस क्या क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस। तो विलेज रूरल लाइफ, जो मतलब रूरल विलेजेस एरिया में जो रह रहे थे उन लोग सिटी में अर्बन में शिफ्टेड होना स्टार्ट हो गया इन सर्च ऑफ what in search of income or in search of education, to get proper education or to get good jobs or income source। in this way what migration होने लगा। फिर जब ट्रेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो दूसरे कंट्री के लोग आके जो अपने ट्रेड को एक्सपांड कर रहे थे, वहाँ से भी क्या हो रहा था, मतलब लंदन बिकेम अ लार्जेस्ट सिटी ऑफ इट। देन उसका इफेक्ट क्या हुआ? बेटर कमर्शियल अपॉर्चुनिटी उस टाइम लंदन को मिला था। ग्रोथ ऑफ थिएटर्स का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ग्रोथ हुआ था। आपका जो थिएटर्स है, ग्लोब है, स्वान है, ये सब थिएटर उस टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था। देन इंक्रीज इन लिटरेसी, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था। थिएटर्स सच एज आपका जो ग्लोब है, थिएटर है, अट्रैक्टेड ऑडियंसेस फ्रॉम एवरी सोशल ग्रुप। बहुत सारे लोग अपने मतलब एम्यूजमेंट के लिए, लीजर टाइम पास करने के लिए, होल डे का जो लेबर था उसको थोड़ा क्या लीजर टाइम को पास करने के लिए थिएटर जाने लगे। तो ये सब मतलब अर्बनाइजेशन का इफेक्ट है। देन रिलीजियस चेंजेस क्या क्या है? सो रिलीजन शेप्ड एवरी एस्पेक्ट इंग्लिश लाइफ। सो इंग्लिश लाइफ का सब एस्पेक्ट को वो चेंज मतलब कुछ शेप में लाया। जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, सो द रिफॉर्मेशन चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ रोम कैथोलिक चर्च,
Henry VIII's break with Rome, then Pope refused to annul Henry VIII's marriage, then Henry declared himself supreme head of the Church of England, then the Act of Supremacy 1534 established royal control over the church. ये सब था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मतलब रीजन ये था कि आगे जाके प्रोटेस्टेंट ही आएंगे, क्योंकि कैथोलिक का जो अथॉरिटी था ये थोड़ा ज़्यादातर मतलब क्या हावी होने लगा था. So consequences: dissolution of monasteries, redistribution of church property, religious conflict between Catholics and Protestant, increased royal authority. ये सब तो होना ही होना होगा. तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक के बीच. फिर एक्सप्लोरेशन एंड ओवरसीज एक्सपांशन को अगर हम लोग देखते हैं, इंग्लिश सेलर्स एक्सप्लोर न्यू रीजियंस. Important explorers included like Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh. तो ये लोग सब क्या एक्सप्लोरेशन कर रहे थे. देन रिजल्ट्स क्या हुआ? एक्सपांसन ऑफ ट्रेड, ग्रोथ ऑफ वेल्थ, कॉलोनियल एम्बिशंस, नेशनल प्राइड, ये सब हो रहा था 16th सेंचुरी में. अगर हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो द ट्यूडर डायनेस्टी बिगेन व्हेन हेनरी VII defeated Richard III at the Battle of Bosworth Field 1485. तो 1485 में हेनरी VII किसको डिफीट करते हैं? रिचर्ड III को. वहाँ से उनका ट्यूडर डायनेस्टी शुरू होता है और ये बैटल का नाम था बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड 1485. एंड अचीवमेंट्स क्या है? एंडेड द वॉर्स ऑफ द रोजेस. सो ये जो वॉर था वॉर्स ऑफ द रोजेस से एंड होता है. रिस्टोर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन मोनार्की, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस. तो जब ट्यूडर डायनेस्टी मोनार्क में आए तो तभी थोड़ा सा कुछ स्टेबिलिटी आया था किंगशिप में. देन रीजन ऑफ हेनरी VIII 1509 to 1547. सो उनके टाइम में क्या हो रहा था? पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड रॉयल अथॉरिटी, स्ट्रेंथन द मोनार्की, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एफिशिएंसी. जो मतलब चर्च को जो डोमिनेट कर रहे थे पहले जो किंग थे, ये सब धीरे धीरे बंद होने लगा. रिलीजियस पॉलिसी क्या था? एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड, रिड्यूस्ड द पोप्स इन्फ्लुएंस, क्लोज्ड मोनास्ट्रीज, एक्सपांडेड रॉयल वेल्थ. ये सब उनका आया. देन एडवर्ड VI को अगर हम लोग देखते हैं 1547 एंड 1553, तो ये बहुत स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म और ये क्या बाइबल को प्रमोट करना शुरू किए. प्रोटेस्टेंट वर्शिप इंट्रोड्यूस, रिलीजियस रिफॉर्म एक्सपांडेड. फिर मेरी फर्स्ट आते हैं 1553 1558. सो मेरी फर्स्ट अटेम्प्टेड टू रिस्टोर कैथोलिसिज्म एंड उनका पॉलिसी क्या था? रीयूनाइटेड इंग्लैंड विथ रोम, एग्जीक्यूटेड मैनी प्रोटेस्टेंट लोगों को एग्जीक्यूट कर दिए. अर्न द टाइटल ब्लडी मेरी. सो उनको ब्लडी मेरी बोल रहे थे. देन इफेक्ट्स रिलीजियस फियर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट. सो थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी आया था मेरी फर्स्ट आने से फिर अनस्टेबिलिटी हो गया, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट जो थे उन लोगों को एग्जीक्यूशन कर रहे थे, मतलब सेंटेंस टू डेथ, बहुत सारा पनिशमेंट दिए हैं, तो इंस्टेबिलिटी होगा ही होगा. देन फिर अब का आते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट. सो एलिजाबेथ फर्स्ट क्या है? 1558 to 1603. एंड उनका रीजन को गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है. रेस्टोर रिलीजियस पीस थ्रू एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट, स्ट्रेंथेंड इंग्लैंड्स इकोनॉमी, एनकरेज ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन. सो उनके टाइम में बहुत ज़्यादा क्या डेवलपमेंट हुआ था, रिफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा आया था, बहुत कुछ चेंजेस हुआ था एलिजाबेथ के टाइम में. फिर डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा को अगर हम लोग देखते हैं 1588, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है और आपका वो जो टाइम है उसके ऊपर यूजीसी नेट में बहुत सारा क्वेश्चन आया है. तो ये वन ऑफ द इंग्लिश ग्रेटेस्ट विक्टोरी वॉच डिफीटिंग द स्पेनिश आर्माडा, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? एंडर स्पेनिश नावल डोमेन and strengthened English nationalism, increased England's prestige and boosted confidence in Elizabeth's rule. So क्वीन एलिजाबेथ को लोग मतलब कॉन्फिडेंस
लाए कॉन्फिडेंस में, और उन मतलब इंग्लैंड के पीपल को फेथ आया, बिलीव आया कि एलिजाबेथ कुछ अच्छा करेंगे। देन राइज ऑफ नेशनलिज्म का डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। नेशनल आइडेंटिटी बिकेम स्ट्रॉन्गर, जैसे कि विक्ट्री ओवर स्पेन, एक्सपांसन ऑफ ट्रेड, एक्सप्लोरेशन, स्टेबल गवर्नमेंट, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश कल्चर, देन पेट्रियटिज्म बिकेम ए मेजर थीम इन लिटरेचर। तो लोगों ने अपने कंट्री को, अपने नेशन को मतलब क्या रेस्पेक्ट देना, मतलब उनके कंट्री के प्रति कुछ करना, ये सब फीलिंग्स उनके मन में आया। देन उसके बाद इम्पैक्ट क्या क्या आया ऑन इंग्लिश लिटरेचर। सो ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था, मेजर फीचर्स। देन ड्रामा, देन पोएट्री का डेवलपमेंट हुआ था। पोएट्री में जैसे आपका सोनेट हुआ, पास्टोरल पोएट्री, ये सब आया। और थीम किसके ऊपर उन लोग लिख रहे थे? लव, ब्यूटी, ऑनर, पावर, रिलीजन, पेट्रोटिज्म, एम्बिशन, ह्यूमन नेचर। सो इम्पोर्टेंट लिटरारी राइटर्स कौन कौन थे? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, थॉमस मोर, ये सब इम्पोर्टेंट थे। और सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखते हैं तो ये एस्टैब्लिश्ड इंग्लैंड एज ए पावरफुल नेशन। सो इस टाइम में 16th सेंचुरी में, और एलिजाबेथ जब आए तो तब से इंग्लैंड बिकम पावरफुल नेशन हुआ। सो अब का मतलब ये था 16th सेंचुरी का सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज को डिटेल्स देखेंगे, उसका लिटरेचर कैसा डेवलप हुआ था, डिस्कवरी क्या क्या हुआ था, कौन कौन इम्पोर्टेंट फिगर्स उसमें थे, और उनका राइटिंग्स क्या क्या इम्पोर्टेंट राइटिंग्स है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।